तो आज का क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एन्युटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी आपको फाइनेंशियल फील्ड में जब एंट्री करना है, किसी भी टाइप का फील्ड, ठीक है, वहां पे इसका सामना जरूर है। इसको अपन बोलते हैं क्या? एन्युटी। पहले इसका बेसिक से एकदम सिंपल सिंपल सा डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है। इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या? एन्युटी। यहाँ पे क्या चीज पे आपको नोट डाउन करना है, समझना है जिसको इक्वल पेमेंट एक तो है, और दूसरा क्या है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक इंसान है जिसका नाम है निशांको। ठीक है। निशांको गया होंडा का शोरूम में। ठीक है। आ गया निशांको होंडा का शोरूम में, बोला कि मेरे को चाहिए होंडा सिटी। क्या चाहिए? होंडा सिटी। कौन सा गाड़ी हो गया? होंडा सिटी। ठीक है। होंडा सिटी शोरूम वाला निशांको को बोलता है कि गाड़ी का जो कीमत है, गाड़ी का कीमत है 15 लाख रुपए। कितना रुपए कीमत है गाड़ी का? 15 लाख रुपए। ठीक है। बट निशांको अपना पॉकेट में सिर्फ 7 लाख रुपीज लेके गए। ठीक है। निशांको अपने साथ कितना रुपया लेके गया? 7 लाख रुपीज। कैश बोल लो या आप कार्ड से बोल दो, पैसा उसके पास है, लिक्विड है। ठीक है। निशांको अपने साथ कितना रुपया लेके जा रहा है? 7 लाख रुपया निशांको लेके जा रहा है। ठीक है। गाड़ी का कीमत कितना है? 15 लाख रुपया। निशांको के लिए शॉर्टेज कितना हो रहा है? 8 लाख रुपया। ठीक है। तो अब निशांको को एचडीएफसी बैंक वाला बोला कि ये 8 लाख रुपया हम लोग पेमेंट करेंगे। कौन बोला? एचडीएफसी बैंक। ये 8 लाख रुपया कौन पेमेंट करने वाला है? एचडीएफसी बैंक निशांको के लिए। अब एचडीएफसी बैंक निशांको का कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि इससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा नहीं। ठीक है। हालांकि रिश्तेदार भी छोड़ता नहीं आजकल तो। ठीक है। इंटरेस्ट तो एचडीएफसी बैंक वाला भी चार्ज करेगा। क्लियर? तो 8 लाख रुपया जो निशांको गाड़ी खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक से लिया, उसमें एचडीएफसी बैंक वाला बोलता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको ये 8 लाख रुपए एक बार में देने का जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा? आपको ये 8 लाख रुपए एक बार में देने का जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आपको बोलेंगे कि एवरी मंथ आप 15,000 रुपीज करके, एवरी मंथ आप क्या करो, 15,000 रुपीज करके हमें देते रहो। कितना रुपया? 15,000 रुपीज। क्लियर है चीज? बोलो ये समझ में आ रहा है? यहां तक अभी तक कहानी क्लियर है? बोलो, यहां तक कहानी में कोई दिक्कत? क्लियर? अब बोला कि ये जो 15,000 रुपया है, ये आप 6 साल तक हमें दो। कितने साल तक आप हमें दो? 6 ईयर्स तक आप हमें दो। क्लियर है चीज? और ये जो 15,000 रुपीज है, इसको अपन बोलते क्या है? ईएमआई। या बैंक अपने लैंग्वेज में क्या बोलता है उसको? ईएमआई। ठीक है। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, यहाँ पे आता है एन्युटी का कॉन्सेप्ट। एन्युटी का डेफिनेशन पे मैंने क्या लिखा है? इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल
एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एचडीएफसी बैंक वाला जब निशांको को 8 लाख रुपया का लोन देगा और उसके लिए जब ईएमआई सेट करेगा, तो उस समय उसके लिए एक और चीज सेट करेगा, वो होगा डेट। समझ में आया? वो होगा डेट। कुछ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का खुद का फिक्स्ड डेट रहता है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा बैंक है, तो इसका खुद का भी एक फिक्स डेट रहेगा। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बजाज फिनसर्व वगैरह हो गए, इनका खुद का फिक्स डेट रहता है। बट कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ऐसे भी होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं आपको, कि आप अपने हिसाब से एक डेट को फिक्स कर लो। ठीक है, आपको वो डेट फिक्स करना है जब आपको पता रहे कि इतना पैसा तो आपके अकाउंट में एनी टाइम रहेगा, उस डेट के समय इतना पैसा तो आपके पास अकाउंट में रहेगा। ठीक है, तो अब एचडीएफसी बैंक वाला क्या किया, निशांको को बोला 5th ऑफ एवरी मंथ, 5th ऑफ एवरी मंथ आपके अकाउंट से कितना रुपया निकल जाएगा, 15,000 रुपीज निकल जाएगा। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे चीज समझना, जब बोला है 15,000 रुपया निकलेगा, तो इसका मतलब 15,000 ही निकलेगा। जब बोला है हर महीने का 5 तारीख को निकलेगा, तो हर महीने का 5 तारीख को ही निकलेगा, चाहे आपका किसी भी प्रकार का हॉलीडे क्यों ना हो। चाहे किसी भी प्रकार का हॉलीडे क्यों ना हो, चाहे संडे हो, चाहे कुछ भी हॉलीडे हो, 5th ऑफ एवरी मंथ ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से 15,000 रुपया हो जाएगा। जब पेमेंट इक्वल है, इंटरवल इक्वल है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एन्युटी बोलेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा भी कुछ चेंजेस हुआ, 15,000 की जगह सोचो कि निशांक को पहला महीने में 15,000 दिया, फिर 15,000 दिया, फिर 15,000, चौथा महीना में वो 15,000 का 20,000 बोला कि हम 20,000 देते हैं। ठीक है, या 15,000 5 तारीख को दिया, नेक्स्ट 5 तारीख को 15,000, नेक्स्ट 5 तारीख को 15,000, और उसका अगला महीना में बोला कि 15 तारीख को 15,000 देंगे। तो ऐसा सीक्वेंस अगर बाई चांस ब्रेक हो गया, तो उसको कभी भी हम लोग एन्युटी नहीं बोलेंगे। If 5th of every month, that means 5th of every month. If the payment is 15,000, that means the payment should be 15,000. उसी को बोलते हैं एन्युटी। क्लियर इट इज? इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इसके अंदर दो टाइप का एन्युटी आता है, यहाँ पे फिर समझ में। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का एन्युटी बनता है। यहाँ तक सबका क्लियर है? एन्युटी में किसी को कोई प्रॉब्लम, एन्युटी समझने में कोई इशू किसी को? क्लियर इट इज? अब इधर दो टाइप का एन्युटी आपका बनता है। ठीक है, एक होता है रेगुलर एन्युटी। हम वो एन्युटी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं जहां पे आपको क्वेश्चंस करना है। ठीक है ना? रेगुलर एन्युटी, रेगुलर को अपन क्या बोल सकते हैं, और ऑर्डिनरी क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्डिनरी। फिर एक होता है इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी को और क्या बोल सकते हैं अपन, एन्युटी ड्यू। ठीक है, रेगुलर का दूसरा नाम ऑर्डिनरी, इमीडिएट का दूसरा नाम ड्यू। ठीक है, रेगुलर एन्युटी का जब बात करेगा तो ये बोलता है कि भैया फर्स्ट पेमेंट शुड बी पेड एट द एंड ऑफ। ठीक है, और इमीडिएट के लिए बोलता है फर्स्ट पेमेंट शुड बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ। ठीक है, ये दोनों का मतलब समझते। फर्स्ट पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ पीरियड का मतलब, अगर आपके पास किसी भी टाइप का लोन का केस होता है, ठीक है, जैसे कि अभी निशांको ने होंडा सिटी खरीदा, ठीक है, उसका 15,000 रुपए का ईएमआई बन रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मंथ अपना क्या चल रहा है, मई चल रहा है। ठीक है, मई का आज कितना तारीख है, 11 तारीख है, 11th ऑफ मई 2024। फॉर एग्जाम्पल निशांको ने आज होंडा सिटी खरीदा। ठीक है, उसने मान लो कि डेट फिक्स कर दिया 5 तारीख एवरी मंथ। तो इसमें जो पहला ईएमआई होगा, इसको आज देने का जरूरत नहीं, इसको जो अगला महीना आएगा,
जो कि होगा जून का, वो पहला ईएमआई तभी कटेगा। हर बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक सेट ऑफ पीरियड होता है, उतना समय वो लोग देता है किसी भी कस्टमर को पहला ईएमआई चुकाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज तो चलो 11 तारीख हो गई, मान लो कि निशांत को 2 तारीख को जाके खरीदता है, 2 मई को जाके होंडा सिटी खरीद, और डेट कितना है, 5 तारीख का। तो 2 तारीख को खरीदा है, तो 2 के बाद में नेक्स्ट 5 तो आने वाला है, तो आने वाला जो 5 है उस तारीख को आपका ईएमआई नहीं निकलेगा। आपका ईएमआई जो निकलेगा उसका नेक्स्ट पीरियड में निकलेगा। आया बात समझ में? ये इसका लक है कि इसको ज्यादा समय मिल गया। बात समझ में आया कि मतलब तुम अगर यदि जल्दी परचेस कर लिया तो तुमको और ज्यादा समय मिल गया। क्लियर है चीज? हमेशा एट द एंड ऑफ पीरियड, ये लोग कहना चाहता है हमेशा एक मंथ, बेसिकली एक मंथ पूरा साइकिल खत्म होने के बाद में आपका नेक्स्ट ईएमआई आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेगुलर एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी, जहाँ पे फर्स्ट पेमेंट होता है एट द एंड ऑफ पीरियड। मोस्ट ऑफ द लोन केसेस, हम नहीं बोल रहे कि ऑल द केसेस, मोस्ट ऑफ द लोन केसेस में रेगुलर एन्युटी यूज होता है। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल दूसरा पर्सपेक्टिव समझते हैं कि निशांक को बोला कि भैया हमको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है? बोला कि भैया हमको एसआईपी खोलना है एक तो। ठीक है? कोई पर्टिकुलर कंपनी इसने चूज किया, बोला कि हमको उसमें जाके एसआईपी खोलना है। ठीक है? बोला कि एवरी मंथ आई एम रेडी टू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज, बोला कि 5,000 रुपए का हम एसआईपी करने के लिए रेडी है। ठीक है? उसमें भी निशांक को क्या करेगा, एक तो अमाउंट फिक्स करेगा 5,000 रुपए, और एक डेट फिक्स करेगा कि इस डेट पे मेरा पैसा निकल जाना चाहिए, मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाना चाहिए। तो उसमें जो पहला पेमेंट होगा ना, जो पहला इन्वेस्टमेंट होगा, वो आज का आज करना। मान लो कि 5 तारीख तुमने डेट फिक्स कर दिया, बट तुम आज जाके अकाउंट अगर ओपन कर रहे हो तो पहला इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आज ही करना होगा, और बाकी नेक्स्ट जो साइकिल होगा वो अगला 5 तारीख से फिर चालू हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इमीडिएट इक्विटी। तो इमीडिएट इक्विटी में पहला पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड होता है, रेगुलर इक्विटी में पहला पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड होता है। मोस्ट ऑफ द लोन केसेस में हम लोग यूज करते हैं रेगुलर इन्वेंटरी, और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट के केसेस में हम लोग यूज करते हैं इमीडिएट इन्वेंटरी। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? बाई चांस किसी क्वेश्चन में बोल दे कि फर्स्ट पेमेंट कमेंसिंग नाउ फ्रॉम टुडे, ऐसा शब्द अगर यूज हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कमेंसिंग नाउ, तो वहां पे हमेशा समझ लेना किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो इमीडिएट के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ भी मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट इट विल बी रेगुलर इमीडिएट। क्लियर है चीज? ये बेसिक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखा हुआ है, ये लिख लिया अच्छे से? डन? श्रेष्ठ कोई दिक्कत? ना सर, सब समझ गए। क्लियर है? कुछ डेफिनेशंस लिखो एन्युटी से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ एन्युटी। ठीक है? देखो ये डेफिनेशंस आपको समझना पड़ेगा, और मोटामोटी याद भी करना पड़ेगा, बिकॉज सेवा में डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं, मैथ्स है बट वहाँ डेफिनेशन भी पूछ लेता है। ठीक है? एन्युटी सर्टेन, एन्युटी सर्टेन का मतलब हो गया एन्युटी which begins and ends on a fixed date and the payment are made unconditionally for a fixed duration is called
एन्युटी सर्टेन, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर तुम्हारा सारा हो? ये एन्युटी क्या बोलना चाहता है? एक ऐसा एन्युटी जो बिगिन करता है एक फिक्स डेट को और एंड भी होता है एक फिक्स डेट को। जैसे कि निशांको ने होंडा सिटी खरीदा, ठीक है, 6 साल के लिए खरीदा। उसका जो स्टार्टिंग डेट है वो भी फिक्स था और जो एंडिंग डेट है वो भी फिक्स था। उसको अपन क्या बोलेंगे? एन्युटी सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंटिंजेंट एन्युटी। इसमें लिखो एन एन्युटी फॉर विच द पेमेंट is made the payment is made till the happening of an event। अब यहाँ पे चीज समझो, ये क्या बोलना चाह रहा है? टिल द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब सोचो कि निशांको को शादी करना है, ये एक ना एक दिन तो करेगा ही, करेगा ना? ठीक है, निशांको को शादी करनी, ठीक है। ये बोलता है कि भैया हम शादी के लिए एक अलग से फंड क्रिएट कर रहे हैं, अपना शादी के लिए एक अलग से फंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बोले कि ये फंड हम तब तक चलाएगा या तब तक हम इसको रन करेगा जब तक मेरा शादी ना हो जाए, ठीक है। एवरी मंथ मान लो ये 10,000 रुपीज करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कब तक? जब तक इसका इवेंट फाइनल हो जाए, या इवेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शादी फाइनल हो जाए। जिस दिन इसका शादी हो गया उस दिन से इसका जो तुम्हारा क्या बोलता है फंड है, उसको बोलते हैं अपन क्या? कंटिंजेंट। स्टार्टिंग डेट मेरे को पता है कब से हम स्टार्ट करेगा, पर एंडिंग डेट डिपेंड करता है इवेंट का हैपनिंग पे, मतलब इवेंट कब होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? या ऐसा भी ले सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमको, कुछ इंश्योरेंस ऐसा भी बनता है आज के डेट में तो बहुत अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस हो गया। बट मान लो कि कुछ इंश्योरेंस तुम ऐसा बनाए कि उसका प्रीमियम तुम तब तक भर रहा है जब तक मरने का नहीं, जिस दिन मर गया उस दिन से उसका प्रीमियम भी खत्म। आया बात समझ में? तो जब तक वो इवेंट ना हो जाए, वो इवेंट क्या है? मरना, ठीक है। जब तक वो इवेंट ना हो जाए तब तक तुमको वो प्रीमियम भरते रहे। क्लियर ये चीज? तो इसको बोलते हैं अपन क्या? कंटिन्यू। याद रखना, स्टार्टिंग डेट फिक्स है और एंडिंग डेट इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर ये चीज? लेकिन अमाउंट जो है वो भी आपका क्या रहेगा? फिक्स। और जिस डेट पे आपका अमाउंट निकल रहा है वो भी आपका क्या रहेगा? फिक्स, ठीक है। तभी उसको एन्युटी बोला जाएगा। क्लियर? पहला वाला मतलब नंबर 1, नंबर 1 क्या? नंबर 1 पे क्या था? एन एन्युटी विच बिगिंस एंड एंड्स ऑन ए फिक्स डेट। अब निशांको ने होंडा सिटी खरीदा, होंडा सिटी आज इसने ले लिया, डेट इसने फिक्स कर दिया 5 तारीख। एवरी फिफ्थ इसका अमाउंट निकलते जाएगा। अभी क्या चल रहा है? 2024, ठीक है। सोचो कि 5 जून से इसका पहला ईएमआई चालू हो गया, ठीक है। 5 जून 2024 से इसका पहला ईएमआई चालू हो गया, 6 साल तक इसका ईएमआई चलेगा। तो इसका मतलब 5 जून 2030 पे इसका जो ईएमआई है वो खत्म होगा। तो स्टार्टिंग का डेट भी हमको पता था और एंडिंग का डेट भी हमको पता था। तो जब दोनों मेरे को पता है तो उसको बोलेंगे क्या? एन्युटी सर्टेन। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत यहाँ तक? श्रेष्ठ क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट आता है आपके पास परपेचुअल एन्युटी।
और इसको बोल सकते हैं परपेचुइटी। ठीक है, परपेचुअल एन्युटी को क्या बोलते हैं? एन्युटी whose payments are to be made forever is called perpetual। ठीक है, अब ये भी चीज को समझो। यहाँ पे क्या बोलता है, ये एक ऐसा एन्युटी है जिसमें जो आपका पेमेंट होने वाला है, ठीक है, ये फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग आपको पता है, बट कब एंड होगा क्या होगा नहीं पता। देखो कंटीजेंट और इसमें फर्क है। कंटीजेंट में कब एंड होगा मेरे को पता था, वो इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट था कि वो इवेंट अगर हो गया तो उसको हम खत्म कर देगा। बट इस केस में मेरे को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान रिटायर हुआ, ठीक है, रिटायर होने के बाद में उसको एक चीज मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंशन। ठीक है, पेंशन में भी बहुत अलग अलग टाइप का पेंशन होता है। ठीक है, कुछ एक ऐसा पेंशन भी होता है कि रिटायर होने के बाद में वो पेंशन वो इंसान को तो एवरी मंथ मिलते जाता है, ठीक है, लेकिन उसके मरने के बाद में भी उसका फैमिली को भी वो पेंशन मिलते जाता है। तो वो पेंशन कब तक मिलेगा उसका कोई आइडिया नहीं। आया बात समझ में? वो पेंशन कब तक हमको मिलने वाला है उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? परपेचुटी। या दूसरा एग्जांपल हम लोग सोच सकते हैं, मैंने एक घर बनाया, ठीक है, घर बनाने के बाद में मैंने उसको रेंट पे लगा दिया। ठीक है, जब मैंने उसको रेंट पे लगा दिया तो उसके ऊपर मेरे को रेंट मिलना शुरू हो गया। रेंट मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, सब कुछ जा रहा है, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट मेरे को मिलते जा रहा है। फिर उसके बाद मेरे बाद में मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसको रेंट पे लगा दिया। घर पड़ा था, वो भी उसको रेंट पे लगा दिया। अब वो रेंट कब तक रहेगा उसका भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? परपेचुअल एन्युटी। मतलब ये एक ऐसा एन्युटी है जिसका एंड पॉइंट के बारे में तुमको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं कि कब खत्म होने वाला है। देखो कंटिजेंट से इसको मिक्स मत करना। कंटिजेंट पे एक इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट था, बट इसके ऊपर इसके लिए कोई इवेंट नहीं है। कब खत्म होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परपेचुटी, एन एन्युटी विच इज फॉरएवर। क्लियर ये चीज? अब एन्युटी ड्यू और इमीडिएट एन्युटी ऑलरेडी हम बता दिया, ठीक है, तो ये लिखवा भी दिया। अब यहाँ पे दो चीज और समझो। दो वैल्यूज होता है जिनके ऊपर अपने को डील करना पूरा इस चैप्टर के अंदर। उसको बोलता है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? And ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू नाम से समझ में आना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज का वैल्यू, फ्यूचर मतलब कल का वैल्यू। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप बैंक जा रहे हो, बैंक में आपने 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया। बैंक में आपने 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया। तो 10,000 रुपया जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया वो 10,000 रुपीज आपके लिए क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। वो आज आपने डिपॉजिट किया। क्लियर है चीज? बैंक पे आप 3 साल के लिए उस पैसा को रख दो। 3 साल के बाद में समझ लो वो वैल्यू बन जाता है 14,000। उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू। सिंपल सा चीज है। आज का पैसा प्रेजेंट वैल्यू, कल का पैसा फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है? आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी पे फॉर्मूला एक पढ़ते हुए आए हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + i⁻, ठीक है, यही अमाउंट को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्यूचर वैल्यू। और प्रिंसिपल को बोलते हैं क्या? क्लियर इट? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻, चलेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो।
एक टर्म और यहाँ तक लिख लो पहले, फिर हम एक टर्म लिखा था डेफर्ड एन्युटी, पहले यहाँ तक लिख लो। डन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। कितना नंबर था ये? 3 नंबर। DEF। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन, ठीक है। An annuity in which the first payment is postponed for a period of time equivalent to a certain number of payment period called deferred annuity। यहाँ पे चीज को समझते हैं। अगर बाई चांस कोई भी इंसान, ठीक है, अपना पहला जो पेमेंट होगा उसको अगर पोस्टपोन करवा दे कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफर्ड एन्युटी। एकदम सिंपल सा चीज समझो, पहला पेमेंट यहाँ पे बोला है ये डेफर्ड एन्युटी के लिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट पेमेंट ही हो। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे इंसान को डेफर करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कोविड जब आया था, ठीक है, कोविड के टाइम में आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक चीज बोला था कि 3 मंथ 6 मंथ्स लॉकडाउन रहने वाला है। जब 3 to 6 मंथ्स आपका लॉकडाउन रहेगा, उस बीच में इंसान पैसा तो कमा नहीं पाएगा, पैसा तो आपके पास आ ही नहीं रहा। बिकॉज अगर किसी भी इंसान का किसी भी प्रकार का लोन चल रहा है, उस पर अगर किसी भी प्रकार का आपका ईएमआई चल रहा है, ठीक है ना, तो वो कब देगा? जब वो पैसा कमाएगा तभी दे पाएगा। जब 3 6 महीना पूरा का पूरा मार्केट ही क्लोज रहेगा और इंसान जब पैसा कमा ही नहीं पा रहा तो लोन कहाँ से देगा? तो वहां पे हर बैंक्स को बोला गया था कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं जिनका लोन चल रहा है, जिनके ईएमआई चल रहे हैं, उनको आप एटलीस्ट थोड़ा सा राहत दो, ठीक है, उनको आप अपॉर्चुनिटी दो डेफर करने। डेफर करने का मतलब जो भी आपका ईएमआई है फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, जब आपका कोविड चल रहा उतना पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उस पेमेंट को डेफर कर सकते हैं। बट वहां पे कंडीशंस रख दिया था। कंडीशन ये रखा कि अगर आपके पास सुविधा है, आपके पास सरप्लस फंड है, आपके पास पैसे हैं, तब आप उस ईएमआई को चलते रहने दो, ठीक है। लेकिन बाई चांस आपके पास नहीं है तभी आप डेफर करो। क्योंकि
जितना अमाउंट आप डेफर करोगे उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा। बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, बैंक अगर डेफर करने का आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो बैंक थोड़ी ना नुकसान में काम करेगा। बैंक को भी तो पैसा का जरूरत होगा ना। बैंक कहाँ से चलेगा, बैंक को भी पैसा चाहिएगा। तो उस समय क्या किया फिर, जिन लोगों के पास सुविधा था उन लोगों को बोल दिया कि भाई आपके पास अगर पैसा है आप अपना ईएमआई चलते रहने दो, जिसके पास पैसा नहीं है आप लोग डेफर कर दो। तो उनको डेफर करने पे क्या हुआ कि जितना अमाउंट डेफर हुआ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 रुपए करके किसी का ईएमआई था, 6 मंथ्स के लिए 60,000 रुपीज हो गया। तो 60,000 रुपीज के लिए अलग से फिर और आपका इंटरेस्ट चार्ज। क्लियर है चीज, बट आपको एक तरीके का राहत मिल गया। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार का जो आपका ईएमआई चल रहा होता है, ठीक है, अगर आपका ईएमआई लैप्स हो गया, लैप्स होने का मतलब आपके अकाउंट में रहना चाहिए था 15,000 रुपया, बट आपके अकाउंट में 15,000 रुपीज नहीं था, मान लो उतना का ईएमआई आपका, उतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं था, तो वहां पे आपका क्या लग जाएगा, बाउंसिंग चार्ज लग जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बाउंसिंग चार्ज। बाउंसिंग चार्ज में एक तो आपका पेनल्टी लगता है, ठीक है, एक लगाएगा आपका बैंक और दूसरा लगाएगा जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। तो दो टाइप का पेनल्टी लग गया, लगभग 400-500 रुपए का पेनल्टी, तो मतलब दोनों जगह का मिलाएगा तो 800 के आसपास पेनल्टी। वो लगा जो लगा ठीक है, बट वो रिएक्ट कहाँ करेगा, आपका सिबिल स्कोर। एक स्कोर जनरेट होता है हर इंसान का, ठीक है, जिसका ट्रांजेक्शन बैंक के साथ होता है, लोन के साथ होता है, उस पर एक सिबिल स्कोर जनरेट होता है। सिबिल स्कोर जितना आपका अच्छा रहेगा उतना ही आपको कभी इन फ्यूचर लोन लेना होगा उसमें सुविधा मिलेगी। ठीक है, लेकिन सिबिल स्कोर अगर आपका खराब रहेगा तो वहां पे आपको लोन इतना आसानी से कभी भी नहीं मिलेगा। क्लियर ये चीज। तो जब कोई भी इंसान अपना किसी भी टाइप का ईएमआई को लैप्स करवाता है या बाउंस करवाता है तो उसका सिबिल स्कोर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, सिबिल स्कोर में उसका डाउन होगा। तो उस समय आरबीआई और गवर्नमेंट क्या बोला कि कोई भी इंसान अगर डेफर करवा रहा है तो उसका सिबिल स्कोर पे जीरो इम्पैक्ट, मतलब कोई भी इंसान का सिबिल स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस खाली आप जितना अमाउंट डेफर करवा रहा है उतना अमाउंट का आपका इंटरेस्ट चल रहा है। क्लियर है चीज, यही कहानी होता है डेफर्ड का, डेफर्ड एन्युटी का। क्लियर है, जब आप किसी भी टाइप का पेमेंट को क्या करवा सकते हो, पोस्टपोन करवा सकते हो। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई इशू किसी को। अब दो टाइप का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, सबसे पहले लिखो अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। ठीक है, अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका बुक में एक चीज गलत है, ठीक है, बुक में आपको ऑर्डिनरी एन्युटी इमीडिएट लिख के रखा, ऑर्डिनरी एन्युटी में इमीडिएट लिख के रखा है, ठीक है, वो गलत है। ऑर्डिनरी एन्युटी इज नथिंग बट रेगुलर एन्युटी होगा, रेगुलर और ऑर्डिनरी सेम होगा। इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू ये सेम होता है। ठीक है, आप लोग का इमीडिएट एन्युटी पे ऑर्डिनरी लिखा हो ये गलत है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू और अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर डिवाइडेड बाई आई, 1 + i⁻n-1। कोई आर यूज करता है, कोई कैपिटल ए यूज करता है, ठीक है। आर का मतलब होता है एन्युटी, ठीक है। एफ बी का मतलब हो गया फ्यूचर वैल्यू। आई का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R/100, सॉरी स्मॉल r/100। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ, सही है। अब इसी पे आपका एक और सवाल बनता है, टॉपिक आएगा
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा आर डिवाइडेड बाय आई, 1 - 1 + i⁻, सेम आर का मतलब एनविटी, आई का मतलब r/100, एन का मतलब नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एनविटी, दूसरा हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एनविटी। इनका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, और दो फॉर्मूलाज आपको मिलेगा, वो होगा इमीडिएट एनविटी के ऊपर। क्लियर, फिर उसके बेसिस पे अपन अगला क्लास के अंदर क्वेश्चंस तो माइनस करेंगे। हाँ, माइनस माइनस माइनस। ठीक है।